क्या चीन भारत से युद्ध करके ही मानेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों को घुसपैठ की खबर आई। हालांकि भारतीय सेना ने घुसपैठ को नाकाम तो कर दिया। खबर तो यहां तक है कि कई चीनी सैनिकों को बंदी बना लिया गया था, जिन्हें दोनों देशों के कमांडर्स की मीटिंग के बाद छोड़ा गया। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों ने फिर की हिमाकत। करीब 200 चीनी सैनिकों ने एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय जवानों द्वारा चीनी सैनिकों को बंधक बनाए जाने की खबर। एक बार फिर चीन ने अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश अरुणाचल प्रदेश में की है, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी है। एक बार फिर दोनों देशों के जवानों के बीच विवाद की खबर है। खबरों के मुताबिक पिछले हफ्ते चीनी सेना की 2 टुकड़ियों ने यांगसे सेक्टर में एलएसी के पास घुसपैठ की कोशिश की। चीनी सेना की दोनों टुकड़ियों को मिलाकर करीब 200 सैनिक थे। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने कुछ चीनी सैनिकों को बंदी बना लिया था। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना की 2 कंपनियां, जिसमें 100 सैनिक थे, वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी भी वहीं पहुंच गई। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को वापस जाने को कहा। इस पर चीनी सैनिकों से उनका विवाद हुआ। बात बढ़ी तो भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेला और कुछ चीनी सैनिकों को बंदी बना लिया। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में पिछले हफ्ते भारत और चीन के सैनिकों के बीच में कुछ घंटों के लिए गतिरोध हुआ था, लेकिन जैसे ही इस गतिरोध की जानकारी दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स को मिली, सैन्य कमांडर्स ने तुरंत फ्लैग मीटिंग बुलाई और इस फ्लैग मीटिंग के बाद दोनों देशों के बीच में गतिरोध खत्म हो गया। भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश के बुमला में बीपीएम यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट में हुई। कुछ घंटों की बातचीत के बाद मामले को सुलझा लिया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन की तरफ से ये जानबूझकर किया जा रहा है? बॉर्डर के ऊपर इंट्रूजन्स करके लद्दाख में शुरू करके कि किस तरह से इंडिया को प्रेशर में लाया जाए, पहले लद्दाख और अब अरुणाचल में। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि चीन द्वारा भारतीय सीमा पर हाल के दिनों में घुसपैठ की कोशिशें तेज की गई हैं। लद्दाख में पिछले करीब 1.5 साल से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इसी साल अगस्त महीने में चीनी सैनिकों ने उत्तराखंड के बाराहोती में घुसपैठ की कोशिश की थी। दरअसल एलएसी पर सीमा का निश्चित निर्धारण नहीं होने की वजह से ऐसी फेस ऑफ की स्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि दोनों ही सेनाओं का अपने अपने इलाके को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। पिछले कई दशकों से एलएसी पर शांति रही है, लेकिन पिछले 1.5 साल से चीनी सैनिकों द्वारा जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं, उससे चीन की नीयत पर शक पैदा होता है। भारत से युद्ध करने की तो तैयारी नहीं कर रहा है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि युद्ध में उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनका मकसद यही है कि किस तरह से भारत को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली प्रेशराइज किया जाए। भारतीय सेना की तैयारियां पूरी हैं। चीनी सेना की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है और उसी के हिसाब से भारतीय सैनिकों की तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर की जा रही है। पूर्वी लद्दाख में भी तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच 13वें दौर की मीटिंग अगले हफ्ते होने जा रही है। अब तक भारत की हर बार कोशिश यही रही है कि बातचीत के जरिए ही विवाद को सुलझा दिया जाए, लेकिन जिस तरह से एलएसी पर उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के घुसपैठ की खबरें आ रही हैं, उससे लगता नहीं है कि शांति जल्दी स्थापित होने वाली है। जिस तरह से बातचीत हो रही है, 13 राउंड कोर कमांडर मीटिंग्स के हो चुके हैं और हालांकि कुछ जगह में डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन अभी तक ये मामला कंप्लीटली सुलझ जाना चाहिए था। ये इसलिए नहीं सुलझा है क्योंकि चाइना का जो एटीट्यूड है वो है कि हम भारत पर हावी होना चाहते हैं, एंड इंडिया इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। तो कुल मिलाकर भारत की ओर से चीन को संदेश साफ है, ये 62 वाला भारत नहीं है। लद्दाख में भारत की आर्मी
और एयरफोर्स चीन को अपनी तैयारियां दिखा चुकी हैं। उम्मीद है चीन बातों की भाषा समझेगा, नहीं तो भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। दिल्ली से संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट। इस समय की बड़ी खबर मातृभूमि में आपको बता दें, टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली को जीत लिया है। टाटा ग्रुप को अब मिलेगी एयर इंडिया की कमान। पहले भी एयर इंडिया बनने से पहले टाटा ग्रुप के पास ही थी और अब एक बार फिर टाटा ग्रुप को मिलेगी एयर इंडिया की कमान। टाटा सन्स को मिली जो बोली थी उसको टाटा सन्स ने जीता। Relating to merger and other things which were not really clear. So I think these points have been then subsequently taken care of while we did the construct, and I think the enterprise value construct was important in this case because the Air India had very excessive debt, which we are all aware that this debt is not really a debt for which the underlying assets are there. This debt has come about because of continuous losses which the Air India has borne. I mean, the losses are in excess of 70,000 crore, and they have actually been funded through this debt, which has been government guaranteed. So, because of this excess debt, there was no scope for. I think it had to be hived off, but how much of the amount to be hived off was to be determined through the market in this EB process, rather than we taking any a priori view of the debt. Okay, 106. Ruchi will come back to you later. As I said, by December 2021, we want to close the transaction, and the closing would actually mean, the date of closing would mean that we will get the consideration and they will get the shares. Yeah. I have two questions here. First question is 29,464 crore rupees. Hello, can you hear me? This is Anu Sharma from CMC TV 18. My first question is 29,464 crore rupees was transferred from Air India's debt to the SPV. Now the debt has risen to over 40,000 crore, nearly 42,000 crore. This quote has around 15,000 crore for the debt part. So what happens to the remaining debt, which is close to around 27,000 crore rupees? Will it go to the SPV? Who will pay for it? The other part is Tata's currently have two airlines in India, Vistara and AirAsia India. How will that work for Tata's once Air India and Air India Express goes to them? Thank you. Okay, let me come to the debt position. See, the debt as on March 31, 2021 is 44,781 crore in the books of AI, and there is a debt also on the books of AI XL. Combined debt of AI and XL as on March 31, 2021 is 46,239 crore. And then, I mean, I would rather, instead of this breakdown, I'll give you the final figures. The total debt as on August 31, 2021 will be 61,562 crores. 61,562 crore. 61,562 crore as on August 31. No, we will come to that. Let me give in a simpler way. 61,560 crore. Out of that, the debt which will be taken over by the successful bidder will be 15,300 crore. As you said, that 18,000 crore is the bid, of which 15% consideration will be cash and 85% will be debt. So 15,300 crore will be taken off. So debt position after debt taken over by the successful bidder will remain 46,262 crores. That is the debt which is remaining. 46,262 crore. This is going to be going to the AI AHL. 46,262 crore. Yes,
The airlines will get the debt of 15,300 crore. Because that is the construct. You quote the debt you are going to take and the rest will be hived off. Now, I would like to highlight here an important point. What is it that the government has put in Air India since 2009 and 10? The government has put in 54,584 crore as cash support. Since 2009-10, I am telling, not prior to that. And 55,692 crore as guarantee support. So, in total, government support since 2009-10 has been 1,10,276 crore. And largely, if you say, because if you have year after year after year after losses, so all these losses have actually been funded, some part from the equity, which was a minor part, largely through the government guaranteed debt. So therefore, actually, if you look at it, that there are no underlying assets as such, because this is all loss which has been funded through the debt which is guaranteed by the government. So the taxpayers have actually, put in 1,10,276 crore in Air India since 2009 and 10. 1,10,276 crore. Okay, 1-1. Shishir. Yes, I think that is up to them. So far as the bid is concerned, we will hand over, whenever the consideration is paid. Of course. तो टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ की बोली लगाई और अब एयर इंडिया होगी टाटा सन्स की। 68 साल बाद एक बार फिर टाटा सन्स का मर्जर होगा एयर इंडिया में, यानी एयर इंडिया की कमान जो है वो टाटा सन्स को मिलेगी। ग्रुप को अब एयर इंडिया की कमान मिलेगी। 18,000 करोड़ की ये बोली लगाई गई थी और टाटा सन्स को, टाटा ग्रुप को अब एयर इंडिया की कमान मिलेगी। अभी विनिवेश विभाग के सचिव ने पूरी जानकारी दी और 68 साल बाद टाटा की हुई एयर इंडिया, जो टाटा के ऊपर जो डेप्ट जो था एयर इंडिया के ऊपर, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, टाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यही सारा आंकड़ा पेश किया गया विनिवेश विभाग के सचिव के द्वारा। तो टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की कमान सौंपी जाएगी। 18,000 करोड़ की बोली लगाई थी टाटा सन्स ने और इस बिड को जीता है। तो मातृभूमि में हम बता देते हैं कि ये जो पूरा मर्जर हुआ है, इसकी बड़ी बातें क्या है। एयर इंडिया का इतिहास आप जानिए। 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया हुआ था। 1948 जून में एयर इंडिया की मुंबई से लंदन उड़ान शुरू की गई थी। 1954 में सिंगापुर और टोक्यो की उड़ानें भी एयर इंडिया ने भरनी शुरू की। 2007 सरकार ने इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया में मर्ज किया, मर्जर हुआ। 2020 सरकार ने नए 2018 में 100% स्टेक्स बेचने की शुरुआत की। 2021 में अब टाटा ग्रुप ने जाकर ये बिड जीती है। 18,000 करोड़ की बोली टाटा सन्स ने लगाई थी और इस बिड को टाटा सन्स ने जीत लिया है। तो 68 साल बाद एक बार फिर टाटा की हुई एयर इंडिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।